अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हशतम साइंस का जो दूसरा बाब खुर्द अज़ुए दोस्त और दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंड एंड फो, इस सबक को हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो हमारे अतराफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। बहुत सारे पौधे और जानवर हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। ताहम हमारे अतराफ़ कुछ ऐसे अज़ुए भी हैं जिन्हें हम बग़ैर किसी आले की मदद के आँखों से नहीं देख सकते। यानी ऐसे अब दीगर कुत्ता, गाय, बैल वगैरह को तो हम देख सकते हैं, मगर ऐसे जानदार भी हैं, ऐसे अज़ुए भी हैं जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते। तो इन्हें देखने के लिए हमें एक आले की ज़रूरत होती है। इन्हें खुर्द अज़ुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब कहते हैं। तो अब ये खुर्द अज़ुए क्या हैं? खुर्द अज़ुओं के बारे में ये सबक जो पूरा हमारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और खुर्द अज़ुए के बारे में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अमली काम दिया गया है। तो किसी तालाब से पानी के चंद कतरे लीजिए, कांच की स्लाइड के ऊपर फैलाकर खुर्दबीन की मदद से मुशाहिदा कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस सरगर्मी को यहाँ पर अंजाम देने वाला एक वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर तालाब का पानी लेकर के, ठहरा हुआ पानी लेकर के इसको स्लाइड पर डाला जा रहा है और इस पानी को खुर्दबीन के ज़रिए इसमें पाए जाने वाले खुर्द अज़ुए का मुशाहिदा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटोज़ोआ हैं जो आपने देखा। इसी तरह से पानी में अमीबा भी पाए जाते हैं। ये अमीबा की शक्ल है और ये अमीबा के पैर हैं, जो जिसे सीलोपोडिया या नकली पैर कहा जाता है। और इसी तरह से ये पैरामीशियम, पानी में पाए जाने वाले खुर्द अज़ुओं को आप देख रहे हैं। तो ये पैरामीशियम हैं। और इसी तरह से दीगर जो खुर्द अज़ुओं में सीलिया, ये भी पानी में पाए जाने वाले खुर्द अज़ुए हैं। और इसी तरह से प्लानेरिया, ये पानी में पाए जाने वाले कसीर खुलवी हैं। इसी तरह से हाइड्रा है, ये भी एक कसीर खुलवी है जो पानी में पाया जाता है। तो इस तरह से ये तमाम खुर्द अज़ुए पानी में पाए जाते हैं जिनका हम खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि पानी में बहुत सारे छोटे अज़ुए मौजूद रहते हैं। तमाम छोटे अज़ुओं को खुर्द अज़ुओं के ज़िम्रे में नहीं रखा जाता। खुर्द अज़ुए या माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बग़ैर किसी आले की मदद से सिर्फ आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी तमाम जो छोटे अज़ुए हैं इनको हम माइक्रोब्स या खुर्द अज़ुए नहीं कह सकते, क्योंकि खुर्द अज़ुए इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। जबकि दीगर जो अज़ुए हैं, मसलन ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी, तो इसको हम जो तकबीरी शीशा है, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। यानी इसको देखने के लिए हमें खुर्दबीन की ज़रूरत होती। इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। इस पर जो फफूंदी होती है इस तरह की वो नज़र आती है। नेक्स्ट जो है खुर्द अज़ुओं की दर्जा बंदी 4 ग्रुपों में की गई है। पहला जो ग्रुप है वो बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया की मिसालें या तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली जो तस्वीर है स्पाइरल बैक्टीरिया जो गुलाबी नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये जो नीले शक्ल में जो देख रहे हैं वो इड की शक्ल के बैक्टीरिया। अब खुर्द अज़ुओं का जो दूसरा ग्रुप है वो फफूंदी, जिसे फंगई कहा जाता है। ये फफूंदी के मिसालें हैं। जो पहली शक्ल आप देख रहे हैं वो एस्परजिलस और दूसरी जो है पेंसिलियम, और इसी तरह से जो फफूंदी की जो तीसरी शक्ल है वो
ब्रेड मोल्ड। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो खुरदजुओं का तीसरा ग्रोह है वो प्रोटोजुआ। तो ये प्रोटोजुआ की जो मिसालें हैं अमीबा है और पैरामीशियम। इसी तरह से खुरदजुओं का जो चौथा ग्रोह है वो अलगाई। अलगाई की जो मिसालें हैं यहाँ पर क्लेमेडोमोनस और इसी तरह से स्पाइरोगोरा। तो इस तरह से ये खुरदजुओं को 4 ग्रोह में दर्जाबंदी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वायरस। वायरस ये भी खुर्दबीनी अज़ुए ही हैं, मगर ये दूसरे खुर्दअज़ुओं से मुख्तलिफ होते हैं। तो वायरस भी खुर्दबीनी अज़ुए ही हैं। तो ये वायरस की शक्ल है, इस तरह के वायरस होती है, इनकी बनावट इस तरह से होती है। ये सिर्फ मेज़बान अज़ुओं के खुलियों के अंदर ही तौलीद पाते हैं। ये मेज़बान अज़ुया कोई बैक्टीरियम, पौधा या जानवर हो सकता है। तो ये सिर्फ किसी बैक्टीरियम, पौधे या जानवर के अंदर ही क्या है, तौलीद पाते हैं। कौन? वायरस। अब वायरस से होने वाली बीमारियां। तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी आम बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। तो इसी तरह से जो खतरनाक बीमारियां वायरस से होती हैं वो पोलियो और खसरा। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोटोजुआ या प्रोटोजोवन से होने वाली बीमारियां। तो प्रोटोजुआ से जो होने वाली बीमारियां हैं वो पेचिस या डिसेंट्री, जिसे हम दस्त भी कहते हैं, और जो दूसरी बीमारी है प्रोटोजुआ से होने वाली वो है मलेरिया। तो ये पेचिस और मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां हैं, और ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां। तो टाइफाइड है जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, बैक्टीरिया से होता है। इसी तरह से तपेदिक, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। अब नेक्स्ट जो अगला उन्वान है, खुर्दअज़ुए कहाँ रहते हैं। अब इनकी जाय रिहाइश कहाँ है, कहाँ पर रहते हैं। तो खुर्दअज़ुए सबसे पहले देखेंगे कि ये एक खुलवी, वाहिद खुलवी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ अलगाई और प्रोटोजुआ। ये क्या होते हैं, एक खुलवी यानी वाहिद खुलवी होते हैं। और चंद खुर्दअज़ुए क्या होते हैं, कसीर खुलवी होते हैं, जैसे कि अलगाई और फफूंदी, ये क्या है, कसीर खुलवी। अब नेक्स्ट, अब ये कहाँ पर रहते हैं। ये गर्म आबो हवा से लेकर सर्द आबो हवा तक और रेगिस्तान से लेकर दलदली इलाकों तक हर किस्म के माहौल में जिंदा रह सकते हैं। यानी ये गर्म, सर्द, रेगिस्तानी इलाके यानी हर तरह के माहौल में ये खुर्दअज़ुए जिंदा रह सकते हैं, हर जगह ये मौजूद होते हैं। ये इंसान समेत सभी जानवरों के जिस्मों के अंदर भी पाए जाते हैं। ये हमारे जिस्म में भी पाए जाते हैं और जानवरों के जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है, कुछ खुर्दअज़ुए दीगर अज़ुओं पर मुनहसर रहकर नमो पाते हैं, जबकि कुछ आज़ाद रहते हैं। तो कुछ खुर्दअज़ुए हैं जो है दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर मुनहसर रह करके वो पलते हैं, जबकि कुछ क्या है, आज़ाद रहते हैं। अब कौन से खुलिए हैं जो आज़ाद रह सकते हैं। अमीबा जैसे खुर्दअज़ुए तन्हा रह सकते हैं, लेकिन फफूंद और बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो अमीबा आज़ाद अकेला रह सकता है, जबकि फफूंद और बैक्टीरिया क्या है, ये कॉलोनी या ग्रोह बना करके रहते हैं। नेक्स्ट जो उन्वान है, खुर्दअज़ुए और हम। तो खुर्दअज़ुए हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए मुफीद हैं और कुछ नुकसानदाह हैं। तो तमाम खुर्दअज़ुए ऐसा नहीं कि सब नुकसानदाह हैं, इनमें से ये कुछ क्या है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदाह भी हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कौन से खुर्दअज़ुए मुफीद हैं और कौन से नुकसानदाह। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ना है, दोस्त खुर्दअज़ुए। किसके बारे में,
दोस्त खुर्द अज़ुए। तो खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासिद के लिए किया जाता है। तो दही, ब्रेड और केक बनाने में खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अल्कोहल बनाने में, माहौल को साफ रखने के लिए, तो यानी नामियाती जो फुजलात को बैक्टीरिया के ज़रिए काबिल इस्तेमाल अशिया में तहलील करके, यानी माहौल को हम खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल करके साफ रख सकते हैं। इसी तरह से दवाएं बनाने में भी खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल होता है, यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से मिट्टी को ज़रख़ीज़ बनाने में। तो अब हम एक के बाद ये दीगर तफसीलन देखेंगे। तो सबसे पहले दही और ब्रेड बनाना। तो दही में मुतअद्दिद खुर्द अज़ुए होते हैं। इनमें से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम दही को जमने में मदद करता है। तो दही को जमने में मदद करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये दही को जमने में मदद करता है। इसी तरह से ये दूध में तौलीद करके इसे दही में तब्दील करता है। तो ये कहाँ पर तौलीद पाता है? ये लैक्टोबैसिलस दूध में तौलीद पा करके ये इसे दही में तब्दील कर देता है। जो चीज़ या पनीर इस्तेमाल करते हैं, जो अचार इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने में भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया मदद करते हैं। इसी तरह से जो रवा है, जो सूजी, इडली और जो भटूरे का अहम जुज़ जो है दही है। यानी ये तमाम चीज़ों को बनाने में दही का इस्तेमाल होता है। और दही के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें बनाने में भी दही यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से बैक्टीरिया और ईस्ट भी चावल, इडली और डोसे की तख़मीर में मददगार होते हैं। इडली और डोसे की तख़मीर में क्या इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया और ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो है, ईस्ट बहुत तेज़ी से तौलीद करते हैं और तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। गैस के बुलबुले गुंधे हुए आटे में भर जाते हैं और इसके हजम में इजाफा करते हैं। यानी जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं बेकरी में, केक वगैरह, तो वहाँ पर उसमें क्या है? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो ब्रेड फूलता है। तो यहाँ पर एक अमली काम दिया गया है कि एक बर्तन में मैदा लिया जाए। तो मैदे में क्या क्या मिलाना है? पानी, चीनी यानी शक्कर और थोड़ा सा ईस्ट मिला करके इसको गूंदना है। गूंद करके इसको कितने घंटे रखना है? 2 घंटे बाद अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो ये आटा इस तरह से फूला हुआ होगा। 2 घंटे में क्या होता है? यहाँ पर ये ईस्ट क्या होते हैं? तौलीद पाते हैं और तनफ़ुस के दौरान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जिसकी वजह से आटे में गैस के बुलबुले पैदा होते हैं और ये आटे का जो हजम क्या होता है? आटे के हजम में इजाफा होता है। अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो इस तरह से देखो आप किस तरह से आटे का हजम में इजाफा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है, खुर्द अज़ुओं का तिजारती इस्तेमाल। तो बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड यानी जिसे सिरका कहते हैं, बनाने में खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी तिजारती पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो अल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है और जो सिरका यानी एसिटिक एसिड बनाने में भी खुर्द अज़ुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से तिजारती पैमाने पर अल्कोहल और शराब की तैयारी में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर अल्कोहल और शराब की तैयारी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए ईस्ट को जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में मौजूद कुदरती शक्कर पर उगाया जाता है। तो शराब तैयार करने के लिए ईस्ट को कहाँ पर उगाया जाता है? जौ, जिसे बार्ली कहते हैं, गेहूं, चावल और फलों के रस में मौजूद जो कुदरती शक्कर होती है, नेचुरल शुगर होती है, इस पर इसे ईस्ट को उगाया जाता है। अब तखमीर किसे कहते हैं? व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो शक्कर का अल्कोहल में तब्दीली का अमल तखमीर या फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी शक्कर का अल्कोहल में तब्दीली का अमल क्या कहलाता है? तखमीर या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में तखमीर की
खोज की थी, यानी जो तखमीर फर्मेंटेशन की खोज करने वाला कौन था? लुई पास्चर। अब नेक्स्ट, ये तो तिजारती इस्तेमाल हो गया। अब खुर्द अज़वियों का अद्वियाती इस्तेमाल, यानी दवाएं बनाने के लिए भी खुर्द अज़वियों का इस्तेमाल होता है। तो जब कभी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक गोलियां, कैप्सूल या इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन वगैरह देते हैं। जैसे आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, इंजेक्शन वगैरह देता है। तो इन दवाओं का जो जरिया है खुर्द अज़विये हैं, यानी जो एंटीबायोटिक गोलियां बन रहे हैं, जो पेनिसिलिन इंजेक्शन है, तो ये किससे तैयार होते हैं? खुर्द अज़वियों से ही तैयार होते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है, हम बार बार ये लफ्ज सुनते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स है क्या आखिर? तो एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं, दवाएं जो बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़वियों को खत्म कर देती हैं या इनकी नमों को रोक देती हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। यानी एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती हैं, ये हमारे जिस्म में बीमारी फैलाने वाले जो खुर्द अज़विये रहते हैं उनको क्या करते हैं? खत्म कर देती हैं, या इनकी जो परवरिश है, जो उनकी बढ़ोतरी को क्या करते हैं? रोक देती हैं। तो ऐसी दवाएं को क्या कहता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब आजकल बैक्टीरिया और फफूंद के जरिए मुतादिद एंटीबायोटिक्स तैयार की जा रही हैं। तो अब एंटीबायोटिक्स आजकल किससे तैयार की जा रही हैं? बैक्टीरिया और फफूंद के जरिए एंटीबायोटिक्स को तैयार किया जा रहा है। उसकी चंद मिसालें जो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन और नेक्स्ट जो है एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है आम तौर पर इस्तेमाल में आने वाली एंटीबायोटिक्स हैं और इन्हें फफूंद और बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो मिसालें हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको किससे तैयार किया जाता है? बैक्टीरिया और फफूंद के जरिए इनको तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स मखसूस खुर्द अज़वियों को उगाकर तैयार की जाती हैं और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में किया जाता है। तो अब 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे। अचानक जो इन्होंने कल्चर प्लेट के ऊपर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बजरों को देखा। इन्होंने मुशाहिदा किया कि फफूंद की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया की नमो रुक गई। यानी जो फफूंद उस पर उग आए थे तो उससे क्या है, बैक्टीरिया की नमो क्या हो गई? रुक गई। किसकी वजह से? फफूंद की वजह से। दर हकीकत फफूंद ने इनमें से बहुत से बैक्टीरिया खत्म कर दिए थे, यानी फफूंद जो है उस बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर दिए थे। तो इस तरह से फफूंद से इन्होंने एक जो दवा इजाद की वो क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो किसने तैयार की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 ईस्वी में। पेनिसिलिन जो किससे बनी हुई है? फफूंद से। अब नेक्स्ट, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना सिर्फ इंसानों को दी जाती हैं बल्कि ये जानवरों और पौधों को भी दिया जाता है। तो मवेशियों और पोल्ट्री को दी जाने वाली गिज़ा में भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं ताकि जानवर में खुर्द अज़वियों के इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो जानवरों की गिज़ा में भी क्या है? एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है ताकि उन जानवरों को जो खुर्द अज़वियों के इन्फेक्शन से रोका जा सके। इसी तरह से पौधों में लगने वाली कई बीमारियों पर काबू पाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए भी क्या है? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक अहम बात जो यहाँ पर बताई गई है, ये बात याद रहनी चाहिए कि डॉक्टर से सलाह व मशवरा करने के बाद ही एंटीबायोटिक्स दवाएं लेनी चाहिए और डॉक्टर के जरिए तजवीज़ करदा कोर्स मुकम्मिल करना चाहिए। यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए बल्कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही हम एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए और जो डॉक्टर जो हमें गोलियों का कोर्स बताए होते हैं उसको मुकम्मिल
करना चाहिए। अगर हम बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या इसकी सही खुराक नहीं लेते हैं तो अगली मर्तबा जब आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पेश आएगी तो ये कारगर साबित नहीं होंगे। यानी अगर हम डॉक्टर का कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं तो अगर सही खुराक हम नहीं ले रहे हैं जितना डॉक्टर बताया है तो नेक्स्ट बार अगली बार जब हम वो एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स अगली बार हमारे जिस्म पर असर नहीं करते। इसीलिए डॉक्टर के सलाह से ही हम लेना है और डॉक्टर के बताए हुए कोर्स के मुताबिक हमें क्या है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक जो सबसे अहम बात यहाँ पर बताई गई है कि बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से ये जिस्म में मुफीद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। अगर हम ज़रूरत नहीं है फिर भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बिला ज़रूरत लेने पर ये हमारे जिस्म में जो फ़ायदामंद बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। इस तरह से ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी तरह से सर्दी, ज़ुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक्स मुअस्सर नहीं है क्योंकि ये बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं। यानी ये ज़ुकाम है, फ्लू है, ये वायरल बीमारियां हैं। सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू क्या हैं? वायरल बीमारियां हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं कारगर साबित नहीं होती हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बहुत ही अहम बातें हैं, इन्हें हमें जहन में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है टीका, वैक्सीन। तो जब बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़ुए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो इनसे लड़ने के लिए हमारा जिस्म ज़िद्द जरासीम या एंटीबॉडीज पैदा करता है। यानी बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़ुए जब हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म उनसे लड़ने के लिए क्या पैदा करता है? एंटीबॉडीज को पैदा करता है। अब जिस्म को ये भी याद रहता है कि अगर ये माइक्रोब्स हमारे जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाएं तो इससे किस तरह मुकाबला करना है, और जिस्म को ये भी मालूम रहता है कि अगर दूसरी मर्तबा ये जरासीम हमारे जिस्म में आए तो इनसे हमें किस तरह से मुकाबला करना है, ये जिस्म को याद रहता है। आम तौर पर जो टीका बच्चों को दिया जाता है बचपन में, तो टीके में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स की कमजोर या हिलाक शुदा शक्ल होती है। जो टीका बच्चों को दिया जाता है तो दरअसल उस दवा में क्या होता है, उस टीके में उस बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स की कमजोर या हिलाक शुदा शक्ल होती है। जब टीके के जरिए इनको जिस्म में दाखिल किया जाता है तो जिस्म क्या करता है, मुनासिब एंटीबॉडी पैदा करके इन्हें खत्म कर देता है। तो टीके के अंदर बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स की शक्ल होती है, हिलाक शुदा या कमजोर शक्ल होती है, जब टीके के जरिए जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जिस्म क्या करता है, मुनासिब एंटीबॉडी को पैदा करता है। उन जो जरासीम को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी पैदा करके इन्हें खत्म कर देता है। ये एंटीबॉडी जिस्म में बरकरार रहते हैं और ये एंटीबॉडी हमेशा के लिए हमारे जिस्म में बरकरार रहते हैं और हम बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़ुइयों से महफूज हो जाते हैं। तो टीका इस तरह से काम करता है। यानी ये जो एंटीबॉडी जो जिस्म तैयार करता है ये हमेशा हमारे जिस्म में बरकरार रहते हैं। अब दोबारा जब भी वो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होंगे तो जिस्म को याद रहता है कि इनका किस तरह से मुकाबला करना है। तो इसी उसूल पर जो ये टीका, ये वैक्सीन क्या करता है, काम करता है। अब टीके किन बीमारियों के लिए जो टीके दिए जाते हैं, हैजा जिसे कॉलरा कहा जाता है, इसी तरह से टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, और इसी तरह से चीचक यानी स्मॉल पॉक्स, और हेपेटाइटिस जिसे कामनी भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस। तो जैसी कई बीमारियों को टीकों के जरिए रोका जा सकता है। यानी हैजा है, टीबी है, चीचक है और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों को और इसी तरह से ऐसी बीमारियों को क्या है, टीकों के जरिए रोका जा सकता है। तो एडवर्ड जिनर ने 1798 ईस्वी में चीचक के टीके की खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है बच्चों को बीमारियों से हिफाजत के लिए दिए जाने वाले टीके। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है, जब पैदाइश से लेकर तकरीबन 16 साल तक टीके दिए जाते हैं जिनमें BCG है,
DPT है, OPV और इसी तरह से मीजल्स और DT है, टेटानस वगैरह के टीके बच्चों को दिए जाते हैं ताकि बच्चे इन खतरनाक बीमारियां जैसे TB है और इसी तरह से पोलियो वगैरह की बीमारियों से हिफाजत बचने के लिए बच्चों को क्या है टीके दिए जाते हैं। तो आपकी जो किताब है 8वीं जो साइंस की किताब है इसके यहाँ पर पहले सफ़े पर यहाँ पर कौन सा टीका किस उम्र में दिया जाता है और कौन सा टीका किस बीमारी के लिए दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पेज पर ही दिया गया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इसके अलावा पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दिया जाता है, पोलियो के जो दो बूंद दिए जाते हैं वो भी एक टीका है। चीचक के खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई गई जिसके नतीजे में दुनिया के बेशतर हिस्सों में चीचक का नाम और निशान मिट गया। पोलियो के खिलाफ भी क्या है मुहिम चलाई जा रही है, तकरीबन इस बीमारी का भी क्या है खातिमा होने को है, तो पोलियो के खिलाफ भी WHO ने क्या है मुहिम चलाई हुई है। तो आजकल इंसानों और दीगर जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर खुर्द अज़ुइयों से टीके तैयार किए जाते हैं। ये जो टीके तैयार होते हैं वो किससे तैयार होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी खुर्द अज़ुइयों से तैयार किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खुर्द अज़ुइये और एक क्या काम करते हैं, इनका और एक जो फायदा है वो मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में इजाफा करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और नीली हरी अलगाई कुर्रे बाद में मौजूद नाइट्रोजन का तयन कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की अफरात हो जाती है और इसकी ज़रख़ीज़ी में इजाफा होता है। तो इन खुर्द अज़ुइयों को आम तौर पर हयातियाती नाइट्रोजन तयन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। तो कौन से बैक्टीरिया हैं, किसे कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये नीली और जो हरी अलगाई हैं इनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ा देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की मिकदार को तयन करते हैं ये नीली हरी अलगाई और कुछ बैक्टीरिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हयातियाती नाइट्रोजन तयन। तो इस तरह से खुर्द अज़ुइये क्या कर रहे हैं? मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में इजाफा करते हैं। खुर्द अज़ुइयों का जो नेक्स्ट काम है माहौल की सफाई। खुर्द अज़ुइये हमारे माहौल को साफ रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पर एक सरगर्मी, एक अमली काम दिया गया है। 2 गमले लेना है, एक गमला A जिसमें पौधों का जो कचरा, सूखे पत्ते वगैरह को डालना है, और जो दूसरा गमला B जिसमें पॉलीथीन है, कांच है, प्लास्टिक के टुकड़े रख लेना है। तमाम चीज़ें डाल करके इनको 3 से 4 हफ्ते तक हमें रखना है, यानी तकरीबन 1 महीने के बाद जब हम इन गमलों पर नज़र डालेंगे, इनका मुशाहिदा करेंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक गमले का कचरा तहलील हो गया है, यानी एक गमले में जो पौधों का जो कचरा था, जो सूखे पत्ते वगैरह सब थे पौधों का कचरा, ये तहलील हो गया है। ये तहलील कौन किए? खुर्द अज़ुइये क्या करे? इस कचरे को खाद में तब्दील करते हैं, उसे तहलील कर देते हैं। जबकि तो इस अमल के दौरान जो बनने वाले मग़ज़ई पौधों के लिए दोबारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, यानी ये कचरे को खुर्द अज़ुइये किस में तब्दील किए? खाद में, और ये खाद दोबारा पौधों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जबकि गमला B में मौजूद अशिया को खुर्द अज़ुइये तहलील नहीं कर सकते। खुर्द अज़ुइये पॉलीथीन है, प्लास्टिक और कांच वगैरह जैसी चीज़ों को तहलील नहीं कर सकते। सिर्फ वो नामियाती जो फुजला होता है, नामियाती जो वेस्ट होता है, उसी को खुर्द अज़ुइये तहलील कर सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह को तहलील नहीं कर सकते। इस तरह खुर्द अज़ुइये पौधों और जानवरों के मुर्दा नामियाती फुजले को तहलील करके सादा अशिया में तब्दील कर देते हैं, यानी पौधों और जानवरों के मुर्दा जिस्मों को पौधे तहलील करके सादा अशिया में तब्दील कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मुर्दा जानवर को किस तरह से खुर्द अज़ुइये तहलील करके मिट्टी में मिला देते हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर तमाम खुर्द अज़ुए इस पर अमल कर रहे हैं, इसको तहलील कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से सादा अशिया में तब्दील करके मिट्टी में मिला देते हैं। दोबारा ये तमाम चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं और पौधे और ये मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में भी क्या करते हैं, इजाफ़ा करते हैं। तो इस तरह नुकसानदार और बदबूदार अशिया के तनज़्ज़ुल के लिए हम खुर्द अज़ुइयों का इस्तेमाल करके माहौल को साफ़ कर सकते हैं। यानी ये जो नुकसानदार चीज़ें होती हैं, जो बदबूदार चीज़ें हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनके तनज़्ज़ुल के लिए हम खुर्द अज़ुइयों का इस्तेमाल करके माहौल को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 इस सबक का यहीं पर अख्तिताम पाता है। तो इस वीडियो को आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।